नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कोई हरा नहीं सकता, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने का तो कुछ भी हरा नहीं सकता। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज हम आपको 2 नंबर दिखाएंगे। बस आपका जो 15-20 मिनट का वीडियो होगा, एक तो राइटर और उनकी रचनाएं, दूसरा उनके बारे में 4 शब्द जरूर जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी को, ठीक है। आप सबको पता है मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, सेवा सदन है, गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, कायाकल्प है, प्रेमाश्रय है। और पिछली बार देखा मुंशी प्रेमचंद से अवश्य 1 नंबर आया था, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कालिदास आदि की रचनाओं को आप जरूर जानेंगे, 1-2 नंबर जरूर पा जाएंगे। अब कहते हैं, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी जो थे ये वाराणसी के थे, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी के थे। और रहते कहाँ थे? तो आप रहते थे गोरखपुर में। आप रखते थे कहाँ? गोरखपुर में। और गोरखपुर में आप शिक्षक का कार्य करते थे। गोरखपुर के इंटर कॉलेज में आप शिक्षक का कार्य करते थे, ठीक है। और इनका आपका जो ग्राम था बनारस का, लमही ग्राम के थे। आपके गांव का नाम लमही था। और आपका जन्म जो था 1880 ईस्वी में हुआ था। और आपका देह अवसान अर्थात निधन जो हुआ था 1936 में हुआ था दोस्तों। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद से अवश्य यूपीपी में एग्जाम में आए हैं प्रश्न। तो आपका जन्म, आपका निधन, आपका गांव, आपका रहने का स्थान गोरखपुर, आपका जन्म, ठीक है। अब गौर करेंगे, आप सबसे पहले उर्दू में रचना करते थे। आप किस में रचना करते थे? उर्दू में। और आपका नाम था नवाब राय। आप नवाब राय के नाम से जाने जाते थे। आपका किस नाम से जाने जाते थे? नवाब राय, ठीक है। बाद में आपने रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से चालू किया, प्रेमचंद्र, ठीक है। आपको मुंशी इसलिए कहा जाता था क्योंकि आपके पिताजी पोस्ट मास्टर थे। तो ऐसा कहा जाता था, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, मुंशी का कार्य करते थे। तो आपने वो पदवी ले लिया, तो मुंशी प्रेमचंद्र आपका नाम हो गया। और आप शुरू में रचनाएं किस नाम से करते थे? नवाब राय। एक्चुअली में आपका मूल नाम जो था धनपत राय, धनपत राय श्रीवास्तवा था। आपका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तवा था दोस्तों। एक बार तो यही पूछा है, नाम क्या था, रहते कहाँ थे? तो वाराणसी के थे। आप रहते थे गोरखपुर में। आपका जन्म स्थान कहाँ था? तो लमही। आपका जन्म वर्ष क्या था? 1880। और आपका निधन काल क्या था? 1936। और आपकी रचनाएं हैं सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय आदि किताबें मस्ट इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। अब देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की और उपन्यास में मानसरोवर, मंगलसूत्र, यह अधूरा उपन्यास है। आपका क्या नाम ये है? अधूरा उपन्यास है। उपन्यास आपका उपन्यास क्या है? अधूरा उपन्यास है। करबला, कफन, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी कहानी है। ये सब आपकी क्या है? कहानी है। और पीछे सभी आपकी क्या थी? उपन्यास थे, ठीक है। अब एक चीज और गौर करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। पहली बात, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट कहा जाता था, सम्राट। दूसरा कहानी सम्राट, कहानी सम्राट, ठीक है, सम्राट कहा जाता था। और कलम का सिपाही भी आपको कहा जाता था। आपको कलम का मजदूर भी कहा जाता था। मतलब आपको कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। तो मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर इन चीजों को याद रखिएगा। और जवाब आएगा तो आप जवाब देंगे, ये जरूरी रहेगा। अब आ गए आपके कालिदास जी। आप जानते हैं कालिदास जी को हम क्या कहते हैं? महाकवि भी कहते हैं, महाकवि। लेकिन महाकवि किसका? तो आप कहेंगे संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। और आप कहाँ के थे? तो आप उज्जैन के थे। आप उज्जैन के थे, ठीक है, आप उज्जैन के थे।
ऐसा माना जाता था कि आप गुप्त के कालीन थे। गुप्त वंश में एक राजा हुए, नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। आगे लिखाएंगे विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आप शोभा बढ़ाते थे और महाकवि कहलाते थे। संस्कृत में रचना करते थे, उज्जैन में रहते थे। ऐसा माना जाता था कि आप पहले महामूर्ख थे, आप महामूर्ख थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन ईश्वर की कृपा कि आप महाकवि हो गए और आपका ज्ञान दुनिया में सबसे प्रखर हो गया। आपने रचनाएं लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम। रघुवंशम अयोध्या पर लिखे हैं, अयोध्या पर अर्थात भगवान राम की वंशावली बताए हैं। कुमार संभव, विक्रम वंशीय, मेघदूतम, ऋतु संहारम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। अब आगे आएंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो आपको जायसी कहा जाता था। आपको क्या कहा जाता था? आपको जायसी कहा जाता था। दूसरी बात, आप ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। आप कहाँ रहते थे? तो आपका मूल स्थान अमेठी था। आपका मूल स्थान अमेठी था। और आप किसके दरबार में रहते थे? तो आप शेर शाह सूरी के समकालीन थे। किसके समकालीन? शेर शाह सूरी। आप किसके दरबार में रहते थे? शेर शाह सूरी। अमेठी में आपका जन्म था। ब्रज भाषा में रचना करते थे जैसी जी के नाम से। और आपकी रचनाओं में श्रृंगार मिलता है। क्या मिलता है? श्रृंगार। और श्रृंगार में क्या मिलता है? वियोग मिलता है। क्या मिलता है? वियोग मिलता है। आपने क्या किया? आपने अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों को आप जानते हैं बड़े बखूबी आपने उतारा। पद्मावत, अखरावत, मटकावत, इतरावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, जिसमें से मुख्य है पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम आपकी रचना। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला आ गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी आ गए। शुक्ल जी आप कहाँ के थे? आप अगौना गांव के थे। कहाँ के? अगौना। अगौना आपका ग्राम था। आप जिला बस्ती के थे। आप कहाँ के थे? जिला बस्ती के थे। आप बीएचयू में पढ़ाते थे। कहाँ पढ़ाते थे? बीएचयू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप पढ़ाते थे। बस्ती आपका जिला था, अगौना आपका गांव था। और आपको मुनि मार्ग कहा जाता है। आपको क्या कहा जाता है? मुनि मार्ग। आपको किस नाम से जाना जाता है? मुनि मार्ग के नाम से जाना जाता है। आपकी मुख्य रचनाओं में हिंदी का साहित्य है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है हिंदी का साहित्य है दोस्तों। वैसे चिंतामणि भी तो है, वैसे तो माना जाए तो सब है, लेकिन ये दो बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला आ गए हमारे महाकवि तुलसीदास जी। तो रामचरितमानस आपकी रचना, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, जिसमें से जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस बोली में? ब्रज बोली में। और सभी रचनाएं अवधी में। और सभी रचनाएं अवधी में। ठीक है। और आप किसके समकालीन थे? तो आप अकबर के समकालीन थे। आप किसके समकालीन थे? आप अकबर के समकालीन थे। दूसरा, आप कहाँ के थे? तो आप गोंडा जिले के थे। आपका गांव था राजा रामपुर। क्या नाम था? राजा रामपुर आपका गांव था। आप बांदा जिले के थे, अकबर के समकालीन थे। ठीक है। आपको कहा क्या जाता है? तो आपको पहला तो कहा जाता है क्या? आपको पहला कहा जाता मानस का हंस। आपको क्या कहा जाता है? मानस का हंस। आपको मानस का हंस कहा जाता है। आपको शिरोमणि कहा जाता है। आपको शिरोमणि कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य का शिरोमणि तुलसीदास जी, हिंदी साहित्य के मानस के हंस तुलसीदास जी। आप किसके समकालीन थे? अकबर के। आपका जिला था बांदा, आपका ग्राम था राजा रामपुर। आप अवधी भाषा में भी और ब्रज भाषा में, दोनों भाषाओं में रचना करते थे। और जानकारी के लिए जानेंगे कि आप बचपन से ही काफी अनाथ थे। आपका लालन पालन
आपके परिवार में नहीं हुआ, आपकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। आपको बाबा नरहरि ने पाला था। कौन? बाबा नरहरि। एक बार पूछा था, आपके गुरु भी थे बाबा नरहरि। और दूसरी जानकारी, आपकी शादी रत्नावली जी के साथ हुआ था। किसके? रत्नावली जी के साथ हुआ था। आपकी धर्म पत्नी का नाम रत्नावली था। आपके बाबा का नाम अर्थात आपके गुरु का नाम नरहरि दास था। आगे की बात मत इंपॉर्टेंट यदि पूछ लिया जाए कि आप जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि, लेकिन इसमें सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट आप रहते कहां थे? तो चित्रकूट। कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान देंगे, आप हैं फणेश्वरी नाथ जी, रेणु जी। आपका मस्त रचना है मैला आंचल। ठीक है, आगे ध्यान दिया जाए, आप तो हैं तिलस्म के देवकी नंदन खत्री जी। आप क्या लिखते हैं? आप तिलस्म। तिलस्म का मतलब हुआ जादुई रचना। आपकी रचना क्या है? जादुई रचना है। आपने एक रचना चंद्रकांता लिखा, काफी तिलस्म भरा है। इसी चंद्रकांता में 20 कन्याओं का वर्णन है, जो 20 अब किसी को काट लेती थी, किसी को चुंबन तक दे देती थी, तो उसमें पॉइजन होता था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। और कहते हैं विजयगढ़ और नौगढ़ ये मिर्जापुर में मिलता है। विजयगढ़ और नौगढ़, ये नौगढ़ नहीं, एक तो सिद्धार्थनगर में नौगढ़ है, वो नहीं, विजयगढ़ नौगढ़, यहाँ दो राजकुमारों के बीच प्रेम कहानियों का वर्णन है। तो तिलस्म जादुई से भरी आपकी रचनाएं हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूतनाथ है। आप लोग बचपन पर नेशनल पर एक धारावाहिक आता था भूतनाथ, शायद आनंद लिए हो। तो चलिए देखते हैं, चंद्रकांता मस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता एग्जाम में अवश्य। अब आप आ गए हरिशंकर परसाई जी। अब इनकी जो रचनाएं हैं, रानी नागफनी की कहानी, वैसे तो भूत के पांव पीछे, ठीक है, और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दो जरूर याद रखेंगे, भूत के पांव पीछे और रानी नागफनी की कहानी। अब देखेंगे, यह व्यंग लेखक थे, व्यंग लेखक आप थे। एक और करेंगे, क्यों? क्योंकि जो आपकी रचनाएं थी, आपकी रचनाओं में व्यंग होता था। आपने एक नई विधा पैदा कर दी, एकदम आलोचना करके जान डाल देते थे रचनाओं में। आगे गौर करेंगे। अब आ गए आपके सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आपकी सबसे मुख्य रचना है कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, अद्भुत आलाप। उसके अलावा सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दो जरूर याद रखेंगे। आगे करेंगे गौर दोस्तों। अगर नेक्स्ट देखा जाए, अब देखिए आ गई आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा जी। मीरा पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवैया सतगुरु भव सागर तरियायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो आप कहां की थी? आप फर्रुखाबाद की थी। याद रखेंगे दोस्तों, फर्रुखाबाद की थी आप। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। आपकी मुख्य रचनाओं में यामा है, सबसे मुख्य क्या है? यामा है, रश्मि है, नीरजा है। ठीक है, ये तीन तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो महत्वपूर्ण सभी है, लेकिन ये तीन मस्ट इंपॉर्टेंट है। यामा में आपको मुख्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो याद रखेंगे। अगला हम ध्यान देंगे। अगला आ गए आपके सामने धर्मवीर भारती जी। तो इनकी मुख्य रचनाओं में अंधा युग याद रखेंगे, गुनाहों का देवता याद रखेंगे। एक जैसे मूवी का नाम है ना, कितना अच्छा, सूरज का सातवां घोड़ा, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, जिसमें से कनुप्रिया, अंधा युग, गुनाहों का देवता आपकी मुख्य रचना है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। अब आप आ गए मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। आपको क्या कहते हैं? आपको राष्ट्र
कवि भी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। आपकी भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जरूर याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, इनकी रचनाओं में जानते ही हम पढ़ते हैं, आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। आप आ गए सुमित्रा नंदन पंत जी, आपको सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार, आपको क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है। आपकी मुख्य रचनाओं में चिदंबरा है, वीणा है, स्वर्णभूलि है, युगवाणी है, ग्राम्या है, कला, लेकिन मुख्य चिदंबरा है। याद रखेंगे, ग्राम्या भी मुख्य है, लेकिन सबसे मुख्य क्या है आपका? चिदंबरा है। जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, आप आ गए हरिवंश राय बच्चन जी, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन। आपकी सबसे मस्त मधुशाला, मधुशाला दोस्तों कहते हैं किसे? जहां शराब बिकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और आपकी मुख्य रचनाओं में खादी के फूल। ठीक है, लेकिन क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और आप इसी के लिए सरस्वती क्या सम्मान पाए थे? कौन सा सम्मान? सरस्वती दोस्तों याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी आत्मकथा है। सरस्वती सम्मान पाए थे, सबको पता है। हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किन्हें मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। और आपकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है मधुशाला है दोस्तों। आगे देखेंगे। अब आ गए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, आप कहां के थे? आप बेगूसराय के थे, अर्थात आप बिहार के थे। किस राज्य के? बिहार के थे। आपकी उर्वशी, आपका रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। वैसे किसे किसे महत्वपूर्ण कहा जाए, ये डिफाइन करना कठिन है, लेकिन जरूर आप गौर करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आप आ गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपको निराला कहा जाता है। आपको क्या कहा जाता है? आपको निराला भी कहा जाता है। आपको महाप्राण भी कहा जाता है। आपको महाप्राण भी कहा जाता है। दो शब्द याद रखेंगे। आप प्रयागराज के हैं। आप कहां के हैं? आप प्रयागराज के हैं दोस्तों। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद। आपकी मुख्य रचनाओं में तोड़ती पत्थर मुख्य रचना, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका आदि मुख्य रचनाएं हैं, जिसमें कुकुरमुत्ता, अनामिका, तोड़ती पत्थर, इसकी तो बात मत कहिए, क्या जानदार रचना है दोस्तों। अब आ गए आपके सूरदास जी, वात्सल्य रस के सम्राट। वात्सल्य रस सम्राट, वात्सल्य रस के सम्राट हैं आप। आपकी रचनाओं में क्या है? ममता है, ममत्व है, ममत्व। आपने कृष्ण के बाल लीला का आपने काफी अच्छा दर्शन दिया बाल लीला पर। और आपकी रचनाएं जो है क्या है? भक्ति मार्ग, अकाट्य प्रेम, ईश्वर के प्रति अकाट्य लगाव प्रदर्शित करता है। आपकी रचनाएं जानदार है। आप रहते थे वृंदावन में। आप कहां रहते थे? वृंदावन। आप कहां रहते थे? वृंदावन। लेकिन आपका जो घर था, मकान था, रुनकता गांव में। किस गांव में? रुनकता गांव में, जो मथुरा से आगरा, जब आप मथुरा से आगरा जाएंगे तो उसी रास्ते पर एक गांव रुनकता था, वहां के आप थे। लेकिन आप वृंदावन में रहते थे। आप बाल लीला का वर्णन, ममत्व का, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। और सूर सागर, सुर 25,
सुर सरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हम इसे नहीं कह सकते हैं कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर से जरूर याद रखिएगा। कुछ और बातें सूरदास जी के बारे में तो आप जानिएगा। एक महान संत हुए वल्लभाचार्य जी। कौन हुए? वल्लभाचार्य जी। और वल्लभाचार्य जी के 4 परम शिष्य हुए। एक कुंभन दास जी, एक हो गए परमानंद जी, ठीक है, एक हो गए सूरदास जी, और एक हो गए महान कवि कौन? कृष्णदास जी, कृष्ण स्वामी जी। याद रखेंगे ये 4 के चारों महान कवि किसके शिष्य थे? तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य जी। अब वल्लभाचार्य जी एक मार्ग चलाए थे, पुष्टि मार्ग। क्या चलाए थे दोस्तों? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे माननीय वल्लभाचार्य जी। अब पुष्टि मार्ग के 4 मुख्य कवि थे कृष्णा स्वामी जी। अब याद करना कितना अच्छा है। सूरदास जी किसकी पूजा करते थे? कृष्ण की। अब कृष्ण क्या थे? परमानंद थे, परम ईश्वर थे, परम भगवान थे, परमात्मा थे। तो याद रखेंगे सूरदास जी किसकी? परमात्मा कृष्ण की क्या करते थे? उपासना करते थे। कुंभ माने घड़ा रख करके। तो याद रखेंगे उन्हीं से इनको बल मिलता था, ऊर्जा मिलता था, वल्लभाचार्य जी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखेंगे लेकिन जो पुष्टि मार्ग का जहाज माने एरोप्लेन, पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं माननीय सूरदास जी को। ये याद रखेंगे। इसके अलावा 4 शिष्य और थे। एक हो गए विठल नाथ जी, विठल नाथ जी। अब विठल नाथ जी के चेला में एक हो गए, एक कौन हो गए? चतुर्भुज दास जी। कौन हो गए? चतुर्भुज दास जी। एक हो गए नंद दास जी। एक हो गए छीत स्वामी। एक कौन हो गए? छीत स्वामी जी हो गए, नंद दास जी हो गए, चतुर्भुज दास जी हो गए, विठल नाथ जी हो गए। ठीक है, विठल नाथ जी हो गए। तो ये लोग क्या है? विठल नाथ जी के शिष्य हैं। ये भी याद रखेंगे। इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? अष्टछाप का कवि कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो याद रखेंगे, एग्जाम में यहां भी प्रश्न पूछता है। अब आ गए जयशंकर प्रसाद जी। पहली बात, आप कहां के थे? आप काशी के थे, बनारस के, काशी बनारस के। आपको कहा क्या जाता है? तो आपको कलाधर कहा जाता है, कलाधर। आपको क्या कहा जाता है? आपको कलाधर कहा जाता है का जयशंकर प्रसाद जी को। और आपकी मुख्य रचनाओं में कामायनी है, तितली है, कंकाल है, इरावती है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है। ये ऐतिहासिक रचना है, ऐतिहासिक रचना है। एक और याद रखेंगे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आपकी जानदार रचनाएं हैं। इसके बाद कामायनी की तो बात न कहिए, ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है आपकी कामायनी। तितली आपका काव्य है, कंकाल आपका काव्य है। ये गौर करेंगे आपकी रचनाओं में आप काशी के थे, कलाधर आपको कहा जाता है। तो फास्ट चलेंगे हम लोग। अब आगे देखेंगे कुछ पुराने कवि। ठीक है, प्रिय प्रवास एक रचना है, कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण है। एक है प्रिय प्रवास, ठीक है। और दूसरी रचना हो गई तमस, ठीक है।
तमस। ठीक, तो प्रिय प्रवास कौन लिखा है? अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध, हरिऔध। ठीक है, ये जो प्रिय प्रवास है खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, और तमस, तमस कौन लिखा है? तो तमस कौन लिखे हैं? साहनी जी लिखे हैं। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी बड़ा मस्ट इंपॉर्टेंट रचना है तमस। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप यहां ध्यान देके स्वयंभू, जिनकी पौम चरित्र, अरिष्ट नेमी, ये मुख्य रचना है सरहपा, सरहपा का दोहा कोश मुख्य रचना है। ठीक है, इसके बाद गोरखनाथ बाबा की सबदी, ठीक है, जिसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं पूछता है, चंद्रवरदाई जी की पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण है। ये क्या देखिए, शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इनको हिंदी का आदि कवि कहते हैं। हिंदी का आदि, हिंदी का आदि कवि, हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। वैसे तो संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। देखिए 3 आदि कवि मिलेंगे, 3 आदि कवि आपको मिलेंगे। अगर संस्कृत का कहा जाएगा तो संस्कृति के मिल जाएंगे वाल्मीकि जी। कौन मिल जाएंगे? वाल्मीकि जी। लेकिन अगर हिंदी का आदि कवि कहा जाएगा तो चंद्रवरदाई जी, चंद्रवरदाई, आप जानते हैं चंद्रवरदाई जी पृथ्वीराज रासो की रचना किए हैं। ठीक है, अगला जब आपका ये पूछेगा, ये सरहपा जी हो जाएंगे, सरहपा जी। जब किसका पूछेगा? जब पूछेगा अपभ्रंश काल का, हिंदी का नहीं, अपभ्रंश, अपभ्रंश का, तो आप कहेंगे सरहपाद जी, सरहपाद जी, सरहपाद जी, सरहपाद जी अपभ्रंश के हैं। तो आदि कवि गौर करेंगे। और वैसे हिंदी का आदि कवि कहा जाता है किसको? चंद्रवरदाई जी को। लेकिन जब महाकवि कहेगा तो महाकवि कहा जाता है कालिदास जी को। ठीक है, अब देखिए गंगाधर, हमीर रासो, दलपति विजय जी, खुमार रासो, जगनिक, परमाल रासो। देखिए परमाल रासो जो है यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में, उत्तर प्रदेश के महोबा जिलों में एक रचना रचा गया, आल्हाखंड। आल्हाखंड जो है आपका किससे लिया गया है? परमाल रासो। परमाल रासो का एक खंड है आल्हाखंड। तो आल्हा और परमार दोनों जगनिक लिखे हैं। और आपको पता है आल्हा में 4 वीर, आला, उदल, मलखान, सुलखान, आला, उदल, मलखान, सुलखान, ये 4 मौसेरे भाई थे। आला उदल सगे एक मां से थे और मलखान सुल्तान दूसरी मां के थे, लेकिन मां के दृष्टि से चारों मौसेरे भाई थे। प्रकांड, बड़े वीर, बड़े बलशाली, कहते हैं 10-10 हथिया भुजा पर तौले, तेकर नाम मलखान रखा है। तो मलखान आदि बड़े वीर थे, मलखान सुल्खान। ये परमार वंश का शासन कहां था? तो महोबा। अरे वही महोबा जो पान के लिए जाना जाता है, वही महोबा जो गौरा पत्थर, कौन सा पत्थर? गौरा पत्थर, उसे जीआई टैग भी मिला है, उसके लिए जाना जाता है। तो वहीं के मलखान सुल्खान थे जिनकी दुश्मनी पृथ्वीराज चौहान से थी। ठीक है, तो उस लड़ाई में ये लोग मारे गए, आला जी बस बच गए। तो उसी कहानी पर मलखान सुल्खान आदि ने के ऊपर जगनिक जी ने क्या लिखा है? परमार रासो लिखा है। अब परमार रासो वीर रस का काव्य है, जो नाग पंचमी के उत्सव पर पूर्वांचल में और शादी विवाह के उत्सव पर बुंदेलखंड में, अर्थात विशेषकर बुंदेलखंड का यह लोकगीत है आल्हा। तो वहीं से आल्हा लिया गया है। नल सिंह भाट, विजय पाल रासो। ठीक है, तो ये तो मुख्य रचनाएं हो गई वीर गाथा काल की। अब ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर कौन सी रचनाएं मुख्य? देखिए 1 नंबर इसी में से आया है एज ए जीके
जीके के तौर पर आया है, गौर करेंगे। जैसे मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त लिखे हैं, विशाख दत्त है, सॉरी विशाख दत्त है। राज तरंगिणी कल्हड़ जी लिखे हैं, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है, इतिहास। अब कब लिखा गया? 12वीं सदी में। याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन लिखा है? कल्हड़ जी लिखे हैं राज तरंगिणी में। कब? 12वीं सदी में। और एक गौर करिएगा, भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। भारतीय बस उन्हीं राजाओं का इतिहास लिखते थे जिन राजाओं के जीवन में गुण होता था, कोई अच्छी बातें होती। लेकिन भारतीय द्वारा लिखा गया अगर माना जाए पहला इतिहास, तो राज तरंगिणी है, जो जम्मू कश्मीर का इतिहास बताता है। 12वीं सदी में कल्हड़ जी लिखे हैं, ठीक है। कथा सरिता सागर, शैव सोमदेव, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एक काम सूत्र बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वात्स्यायन जी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद सीधे आ जाएंगे स्वप्न वासन दत्ता, भास जी लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भास जी का। बुद्ध चरित्र अश्वघोष जी लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमवंशीय रघुवंशम कालिदास जी लिखे हैं, तो बता ही चुके हैं आपको। अमर कोश अमर सिंह लिखे हैं, एक गुप्त काल में लिखे हैं, तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये डिक्शनरी है, ठीक है। अच्छा, पंच सिद्धांतिका बृहद संगीता, ये वारामिहिर जी लिखे हैं। वारामिहिर जी को जानते हैं, बिहार के थे। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट जी लिखे हैं, याद रखेंगे। पंचतंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट विष्णु शर्मा जी लिखे हैं। आपको पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है बाइबिल, दूसरे नंबर पर पंचतंत्र, हल्का न लीजिएगा, ठीक है। अगला नीति सरा कामंदक, महत्वपूर्ण नहीं है। और तो इंडिका मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक बात जरूर गौर करिएगा, बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही जोश से, ऊर्जा से, ताकत से एग्जाम दीजिएगा और विजय निश्चित है। ये हम लोगों का, हम गुरुओं का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।